हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं एसएसटी का एक न्यू चैप्टर क्लास 5th का, और हम उसमें इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह के होते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ग्रासलैंड से। ये आपका इसमें आपकी बुक में पेज नंबर 62 से ओपन हो रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ग्रासलैंड्स। A large part of the Earth's land is covered with grasslands. Temperate zones are known for their grasslands. Grasslands are vast stretches of land covered with tall grasses and a few trees scattered over the vast expanse. तो ग्रासलैंड्स देखते हैं क्या है। अर्थ के लैंड का लार्ज पार्ट ग्रासलैंड से कवर्ड है। ग्रासलैंड्स हम बोलते हैं घास के मैदानों को। ठीक है। टेम्परेट जोन, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती। टेम्परेट जोन जिससे किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। टेम्परेट जोन वो होता है जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होती है, मींस जहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम टेम्परेट जोन को हम ग्रासलैंड के लिए जानते हैं। टेम्परेट जोन में ही ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? ग्रासलैंड लैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं जो लंबी घास से ढके हुए होते हैं, और जहाँ कहीं कहीं पर ट्रीज़ भी होते हैं। घास, मोस्टली घास पाई जाती है, टॉल ग्रासेस पाई जाती है। ठीक है। दे हैव रिच सॉइल्स। एज अ रिजल्ट मैनी ग्रासलैंड्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फार्म्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रासलैंड में क्या होता है, सॉइल जो होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, इसलिए सभी ग्रासलैंड्स को फार्म्स में बदल दिया गया है, जिससे कि अच्छी फसल प्राप्त हो सके। ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसकी लोकेशन देखते हैं कि ग्रासलैंड्स में भी टेम्परेट और ट्रॉपिकल। ग्रासलैंड्स कैसे होते हैं? दो तरह के हो सकते हैं, टेम्परेट भी हो सकते हैं और ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर द मोस्ट कॉमन एंड आर फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स कॉमन है और मोस्टली सभी कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। दे लाइज बिटवीन 23.5 नॉर्थ एंड 55 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 23.5 साउथ एंड 55 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। तो क्या होता है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मोस्टली ये सब ग्रासलैंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 नॉर्थ और 55 डिग्री नॉर्थ के बीच में मतलब स्थित होते हैं, है ना। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सदर्न में ये 23.5 साउथ में और 55 डिग्री साउथ के बीच में स्थित होते हैं। ठीक है। तो आपने अभी देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। दे आर, ग्रासलैंड्स को क्या होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो देखते हैं कहाँ पर किस तरह से इनको पुकारा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में इन ग्रासलैंड्स को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। ये आप कहीं पे नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये नेम बहुत पूछे जाते हैं। 1 मार्क का जो क्वेश्चन आते हैं, या तो टिक द करेक्ट की फॉर्म में, फिलअप की फॉर्म में, या नेम देम की फॉर्म में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि कहाँ पर किस नाम से ग्रासलैंड्स को जाना जाता है। तो आप प्लीज़ ये अपनी कहीं नोटबुक में नोट कर लें और बहुत ही ध्यान से सुने कि किस ग्रासलैंड्स को किस जगह पर किस नाम से बोला जाता है। ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे थे हम, जिसमें प्रेरीज बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। ग्रासलैंड्स को प्रेरीज बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपीज बोला जाता है यूरोप और एशिया में। अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, वेल्ड बोला जाता है साउथ अफ्रीका में,
और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, और पैम्पास बोला जाता है साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रासलैंड्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्लाइमेट। ठीक है, तो दिस रीजन रिसीव्स स्लैंटिंग रेज ऑफ सनलाइट एंड देयरफॉर द प्लेसेस लाइंग इन द जोन आर कंपैरेटिवली कूलर। क्या होता है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, इस कारण क्या होता है कि ये बाकी जगहों से ठंडे होते हैं। In the northern hemisphere, temperate grasslands are located in the middle of the continents, so they experience hot summer and cold winters. लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वे कॉन्टिनेंट के मिडिल में लोकेटेड है, इसलिए वहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर the grasslands are on the edges of the continents and closer to the sea। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि ग्रासलैंड्स जो है वो कॉन्टिनेंट्स के एजेस पर स्थित हैं, है ना, किनारे पर हैं, और सी के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो समुद्र है उनके क्लोज हैं। सो द क्लाइमेट हेयर इज़ माइल्डर, इसलिए वहाँ पर सम जलवायु रहती है। समर्स आर नॉट वेरी हॉट एंड विंटर्स आर नॉट वेरी कोल्ड। ना ही वहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, तो ये हो गई सदर्न हेमिस्फीयर की बात। उससे पहले हमने की थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात। अब क्रॉप्स ग्रोज थ्रू आउट द ईयर, पूरी वर्ष भर यहाँ पर फसल उगाई जाती है। दीज ग्रासलैंड्स रिसीव्स प्लेंटी ऑफ रेन, और इन ग्रासलैंड्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। वन ऑफ द characteristics feature of a grasslands are strong winds, as there are no trees or mountains to slow them down। ग्रासलैंड्स का मेन फीचर क्या है होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। ठीक है, हमेशा चलती रहती हैं। चिनूक इज़ अ मॉइस्ट वार्म विंड that blows over the prairies। और क्या होता है, चिनूक जो है वो एक विंड का नाम है। तो चिनूक विंड यहाँ पर बहुत गर्म होती है जो, और वो प्रेरीज में चलती है। इन लोकल लैंग्वेज इट मीन्स स्नो ईटर। लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, स्नो ईटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्नो ईटर? as it blows in the spring season and helps in the melting of snow to make the land suitable for vegetation and grazing। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन में ब्लो करती है और इस हवा के चलने से स्नो जो है पिघल जाती है। ठीक है, स्नो पिघल जाती है जो वेजिटेशन में और ग्रेजिंग में हेल्प करती है। बुरान इज़ अ नॉर्थ ईस्टर्नी विंड दैट ब्लोज ओवर द स्टेपीज। In summer it is a hot dry wind, whereas in winter it is bitterly cold together with snowstorm। ये चिनूक की बात हो गई। तो चिनूक आपसे ये पूछा जा सकता है कि चिनूक जो है वो विंड किस ग्रासलैंड में चलती है, तो आपका आंसर होगा प्रेरीज में। और अब सेकंड विंड का नाम आया है बुरान, जो कि कहाँ, स्टेपीज में, जो रसिया में पाए जाते हैं वहाँ पर चलती है ये। तो बुरान भी एक विंड का ही नेम है, और रसिया में ग्रासलैंड्स को स्टेपीज कहते हैं, ये आपको बताया था। तो ये जो विंड होती है बुरान स्टेपीज में चलती है, और गर्मी में ये गर्म और ड्राई होती है, जबकि विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, और स्नो स्टॉर्म्स भी आते हैं इसके साथ सर्दियों में। नेक्स्ट टॉपिक आपका एग्रीकल्चर, कृषि। वहाँ पे किस तरह की कृषि होती है और कैसे की जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। The soil in the grassland is very fertile. The grasslands vary in size from place to place। ग्रासलैंड में सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है। ग्रासलैंड जगह जगह के अकॉर्डिंग साइज में भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टॉल ग्रास एरियाज एंड शॉर्ट ग्रास एरियाज। इनको कैटेगरीज के हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो लंबी घास वाले एरियाज़ और दूसरी छोटी घास वाले एरियाज़। ठीक है,
In case of prairies, the rivers Mississippi and Missouri and their tributaries keep the grassland soil fertile. तो क्या होता है कि जहाँ पर इन पे एक तो दो तरह के मैंने बताया आपको, जैसे लंबी घास वाले एरिया और दूसरी छोटी घास वाले एरियाज़ होते हैं। लंबी घास उन जगहों पर होती है जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। तो जब ज़्यादा वर्षा होती है, प्रेरीज में जो रिवर हैं मिसिसिपी और मिसौरी तो और उनकी सहायक नदियाँ जो हैं ग्रासलैंड्स की सॉइल को फर्टाइल रखती हैं। रिवर्स की वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, और फर्टाइल होने की वजह से क्या होता है प्रेरीज में, अब देखेंगे हम, वीट इज़ ग्रोन इन प्लेंटी एंड हैंस द प्रेरीज इज़ कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पर फर्टाइल होने की वजह से गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, और गेहूं अधिक उगने की वजह से उसे प्रेरीज को वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, इट मेक्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा वीट उगने के कारण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है संसार में गेहूं का, सबसे ज़्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट करता है। अल्फाल्फा इज़ द मोस्ट कॉमन ग्रास एंड यूज्ड एज अ फॉडर फॉर कैटल। अल्फाल्फा क्या है? अल्फाल्फा एक प्रकार की घास है, मोस्ट कॉमन ग्रास है, जो फॉडर के रूप में पशुओं को दिया जाता है, चारे के रूप में उसको खाने के लिए दिया जाता है पशुओं को। द स्टेपीज रिसीव लेस रेनफॉल सो द ग्रासेस हेयर आर शॉर्ट। स्टेपीज में कम वर्षा के कारण वहाँ की ग्रासेस जो घास होती है वो छोटी होती है। ठीक है, द ग्रासेस कीप चेंजिंग कलर अकॉर्डिंग टू सीजन। और वहाँ की घास क्या होती है, सीजन के अकॉर्डिंग अपना कलर भी चेंज करती रहती है। जैसे द स्प्रिंग, इन स्प्रिंग द ग्रास इज़ ग्रीन। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ग्रास का कलर ग्रीन होता है अकॉर्डिंग, और देन सिल्वरी, उसके बाद सिल्वर कलर का हो जाता है, एंड फाइनली टर्न्स येलो एंड ब्राउन इन समर। उसके बाद ये समर में, गर्मी में क्या होता है, येलो कलर की या डार्क मतलब ब्राउन कलर की हो जाती है। वाइल्ड ट्यूलिप कैन बी स्पॉटेड इन द ग्रासलैंड। इन ग्रासलैंड्स में जंगली ट्यूलिप के फूल भी जगह जगह देखे जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नीचे आपको ये एरिया दिख रहा होगा घास, इसमें बीच बीच में आपको ट्यूलिप के फ्लावर नज़र आ रहे हैं। तो यही है कि इसमें ये जो घास है उसमें कहीं कहीं पर स्पॉट की तरह वाइल्ड ट्यूलिप भी नज़र आते हैं। ठीक है, द पैम्पास हैव अ वैरायटी ऑफ ग्रासेस विच आर गुड फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स। और पैम्पास जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की ग्रासेस पाई जाती हैं जो चरने वाले एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा भोजन का एक स्रोत है ना। दिस एरिया ऑल्सो हैव सम श्रब्स। मोस्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इन दिस एरिया, इन दिस रीजन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एग्रीकल्चर एंड कैटल रैंचिंग, है ना। क्या होता है, इस एरिया में कुछ श्रब्स भी पाई जाती हैं। यहाँ के ग्रासलैंड में नेचुरल वेजिटेशन होने के कारण, मतलब नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर बहुत है, घास वगैरह, तो यहाँ कृषि और कैटल रैंचिंग इस क्षेत्र के मुख्य वो होते जा रहे हैं कार्य, है ना। वेल्ट्स आर फाउंड चीफली ऑन द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ द साउथ अफ्रीका। और बेल्ट जो होते हैं वो सेंट्रल प्लेट्यू और साउथ अफ्रीका में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इट इज़ अ वास्ट एरिया ऑफ ट्रीलेस ग्रासलैंड्स। यहाँ पर कोई भी, ये बहुत ही बड़े एरिया में फैले हुए हैं वेल्ट्स जो हैं ग्रासलैंड, और यहाँ पर कोई भी ट्री नहीं है, केवल ग्रास ही है चारों ओर। द ग्रासलैंड्स इन द डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द लार्जेस्ट ग्रेजिंग एरियाज इन द वर्ल्ड। ग्रासलैंड्स को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेजिंग एरिया है। द grasses grow in varying heights depending on the climate and fertility of the soil। यहाँ घास अलग अलग हाइट्स की होती है और ये डिपेंड करता है क्लाइमेट और सॉइल की फर्टिलिटी पर। ठीक है, मतलब कि सॉइल कितनी फर्टाइल है, उसके बाद
उसकी फर्टिलिटी पे ये डिपेंड करता है कि उसकी हाइट कितनी होगी। वाइल्ड लाइफ नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ का कैसे है वाइल्ड लाइफ ये देख लेते हैं। ग्रासलैंड्स, देयर इज़ अ कंट्रास्ट इन द वाइल्ड लाइफ ऑफ द ग्रासलैंड्स टू। ग्रासलैंड्स में वाइल्ड लाइफ भी अलग अलग तरीके की है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वंस कैन स्पॉट विजन एल्क्स, ग्रिजली बियर्स एंड वॉल्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम विजन, एल्क्स, ग्रिजली बियर्स और वोल्स को देख सकते हैं। द जाइंट पांडा इज़ फाउंड इन एशिया। और जाइंट पांडा कहाँ पाया जाता है? एशिया में। ये आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है चैप्टर के एंड में कि जाइंट पांडा कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा एशिया। वेयर एज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, फॉर एग्जाम्पल इन द डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वन कैन फाइंड। अब क्या होता है उसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर में एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में कोई भी किसको देख सकता है? वन कैन फाइंड कोलाज, वेलवीज एंड कैंगारूज, है ना। इन सबको कोयलाज, वालवीज और कंगारीज को देखा जा सकता है। ये देखिए आपके यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जाइंट पांडा है, ये कोला है और ये कंगारू है और ये सोलो वर्ड है एक, है ना। तो क्या होता है अब नेक्स्ट देखते हैं हम। माइग्रेटरी बर्ड्स सच एज सोलो कैन ऑल्सो बी फाउंड हेयर। माइग्रेटरी बर्ड एक सोलो नाम की जो यहाँ पे पाई जाती है। टेम्परेट जोन्स आर द होम टू ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस एंड डियर। और क्या होता है कि जो कहाँ पे थे हम, टेम्परेट जोन्स जो हैं वो ग्रेजिंग एनिमल्स का होम है। जैसे कि किन किन ग्रेजिंग एनिमल्स का होम है ये देख लेते हैं हम। जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेस एंड डियर, जैसे कि जंगली घोड़े और हिरन का। कॉमनली फाउंड एनिमल्स आर रोडेंट सच एज हेयर, रैबिट, माउस। और मोस्टली कौन कौन से यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं? एक तो जंगली घोड़े, हिरन, खरगोश, चूहा, प्रेरी डॉग और हैमस्टर, हेजहॉग और स्क्वेरल मतलब गिलहरियाँ। इन क्षेत्रों में मोस्टली पाए जाने वाले एनिमल्स के नेम है ये, ठीक है। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से पाए जाते हैं एनिमल्स। प्यूपिल, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्यूपिल। ग्रासलैंड्स रीजन होस्ट मैनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। ग्रासलैंड रीजन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स, लाइव स्टॉक फार्मिंग इज़ पॉपुलर हेयर। क्रॉप्स उगाने के अलावा ऐसी फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग किसे कहते हैं पहले ये समझ लेंगे हम कि ऐसी फार्मिंग यहाँ पे फेमस है जिससे हम अर्निंग कर सकें, जिससे हम पैसा कमा सकें। उस तरह की खेती जो की जाती है या फार्मिंग की जाती है उसको हम लाइव स्टॉक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे वो काफ़ी पॉपुलर है। कैटल्स आर रियर्ड इन द एरियाज कॉल्ड रैंचेस। और रैंचेस किसे कहते हैं, है ना। अ रैंच इज़ अ लार्ज फार्म वेयर एनिमल्स लाइक काउ, शीप्स और हॉर्सेस आर रेज्ड। रैंचेस ऐसे फार्म्स को कहा जाता है जहाँ काउ, शीप्स, हॉर्सेस आदि जानवरों को रखा जाता है, पाला जाता है वहाँ पर, है ना। तो उन फार्म हाउस को रैंचेस के नाम से जानते हैं। तो रैंचेस यहाँ पर बहुत पॉपुलर है, वहाँ पे पशुपालन किया जाता है। और इन नॉर्थ अमेरिका काउबॉयज लुक आफ्टर द कैटल इन द रैंचेस। और नॉर्थ अमेरिका में काउबॉयज होते हैं जो इन रैंचेस की देखभाल करते हैं। द काउबॉयज आर कॉल्ड गौक्स इन साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में इन काउबॉयज को गौक्स बोलते हैं। और द फार्म्स आर कॉल्ड स्टेंसियाज। और इन फार्म्स को स्टेंसियाज बोलते हैं। अर्जेंटीना इज़ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मीट एंड लेदर प्रोडक्ट्स। और अर्जेंटीना जो है वो क्या है, लीडिंग एक्सपोर्टर है किस चीज़ का, मीट का और लेदर प्रोडक्ट्स का। एंड न्यूजीलैंड इज़ फेमस फॉर डेयरी फार्मिंग। और न्यूजीलैंड जो है वो डेयरी फार्मिंग के लिए काफ़ी फेमस है। सम
ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि अर्जेंट की जो है एक्सपोर्टर कौन है मीट और लेदर प्रोडक्ट्स का, तो आपका आंसर होगा अर्जेंटीना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सा देश पॉपुलर है, तो आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, सम पार्ट्स ऑफ द ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाय ट्राइब्स एंड दे आर इन्वॉल्व इन नोमैडिक हर्डिंग। और ग्रासलैंड्स के कुछ भाग में ट्राइब्स भी रहती हैं, कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जो नोमैडिक हर्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। मतलब घूम घूम कर इधर उधर, वो जैसे चरवाहे टाइप जो होते हैं उस तरह के लोग पाए जाते हैं। किर्गिज ऑफ स्टेपीज ग्रेज ऑक्सन शीप गोट्स एंड हॉर्सेस। किर्गिज एक प्रकार की क्या है, ट्राइब है जो कहाँ पाए जाती है, स्टेपीज में। तो वो किसको चराती है, मोस्टली ऑक्सन, शीप, गोट और हॉर्सेस को, ठीक है। और हॉटेंटॉट्स है साउथ अफ्रीका की एक जनजाति जो कि कौन से कैटल्स को मोस्टली रियर करती है, गोट और शीप को। ओके, तो ये आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप अब अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन भी भेजूँगी इसका, लेकिन आप अपने आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाएँ, है ना। क्योंकि मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और बीच बीच में मैंने क्लियर भी कर दिया है कि किस में से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।